हे गाइस, दिस इज सीएस सागर का सेट। वेलकम यू ऑल टू द एकदम छोटू सा पार्ट जो मैंने कंपनी ऑडिट में बोला था आपको, कंपनी ऑडिट के मैराथन रिवीजन में कि कारो 2016 का रिवीजन में अलग वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ताकि जिसको सिर्फ कारो 2016 रिवाइज करना है वो डायरेक्टली इस वीडियो में आ पाएगा। सही है, तो चलो बेटा रिवाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कारो 2016। गाइज अभी तक अपने कंपनी ऑडिट का मैराथन रिवीजन नहीं देखा है, जो कंप्लीटली चार्ट बेस्ड है, सिर्फ एक ही चार्ट में पूरा कंपनी ऑडिट खत्म किया है और एक ही घंटे में। तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, वो वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है। पहले ये देख लेना कारो का पूरा वीडियो, फिर फटाफट से वो देख लेना। एक ही घंटे में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। स्पीड पे देखोगे थोड़ा तो और भी कम समय में हो जाएगा, एंड एकदम अच्छे से क्वालिटी के साथ पूरे एक ही चार्ट में खत्म हो जाएगा, तो और भी बढ़िया। सही है, ये चार्ट्स वगैरह सब अवेलेबल है मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक्स मिल जाएंगे, सो दिक्कत नहीं है। सही है, तो पहले प्लीज सिर्फ एक चीज करना मेरे लिए भैया, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि मैं आपको जितना ज्यादा पॉसिबल है सब चीजें प्रोवाइड कर पाऊं, एंड मैक्सिमम पॉसिबल सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पाऊं, एंड अगर नहीं प्रोवाइड किया फ्री तो एकदम कम कॉस्ट में कर पाऊं। तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, बिकॉज सर ये काफी मैटर करता है। सही है, एंड आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक पूरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। चलो गाइज, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम फटाफट शुरू करते हैं कारो 2016। कारो 2016 सर क्या है? ये एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। किसने दिया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दिया। किसको दिया सर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बोला कि सर कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए जब तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे तो कुछ कुछ मैटर्स है सर जिसके ऊपर आपने रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सर ऐसे कितने मैटर्स है जिसके ऊपर रिपोर्टिंग लगेगा जरूरत? कारो 2016 में सर मैटर्स है कितने? 16 मैटर्स। कारो 2020 जो नया आया है, जो सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, कारो 2020 फॉर जुलाई 21 एग्जामिनेशन सीएमए इंटर के लिए कारो 2020 एप्लीकेबल है। सीए इंटर आईपीसीसी के लिए सिर्फ कारो 2016 एप्लीकेबल है। तो कारो 2020 में 21 क्लॉजेस है, अपने को अभी कारो 2016 के बारे में रेस्ट्रिक्ट करना है। चलो बेटा, ये कारो 2016 कारो 2020 का मैं नया पूरा एकदम वीडियो एक्सप्लेनेटरी वाला अलग से पब्लिश करने वाला हूं जल्द ही। चलो बेटा, ये कारो 2016 में जो 16 मैटर्स है उसके ऊपर बोला है कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना है, उसके केसेस जो भी रिक्वायरमेंट्स दी है उसके हिसाब से। सबसे पहली चीज तो सर वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज मतलब कौन से कंपनीज के ऑडिट के टाइम उनको रिपोर्टिंग करना है, वो कौन सी एप्लीकेबल कंपनीज है। तो देख लो, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कारो ऑर्डर। ये एप्लीकेबिलिटी में एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में बोला कि सर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा सभी कंपनीज को, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, कि फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा, बट जो नीचे क्लास ऑफ कंपनी दी है ना उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऐसे कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको एप्लीकेबल नहीं होगा? तो देख लो, वो है पहली ओपीसी 1% कंपनी, देन है सर स्मॉल कंपनी, उसके बाद में है सर बैंकिंग कंपनी, इनको एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी, इनको भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में सर इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि सर जब कोई पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी इज द सब्सिडरी, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी इज द सब्सिडरी, तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। सही है, एंड दैट इज द रीजन भैया, ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी नहीं है और सर किसी भी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग भी नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को होल्ड कर रहा है, ऐसा भी चीज नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग? तो अगर सर ऐसा प्राइवेट लिमिटेड जो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी हो या पब्लिक कंपनी का होल्डिंग हो, तो इन दैट केस उसको एप्लीकेबल हो जाएगा कारो। बट सर अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका रेवेन्यू 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 अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के हिसाब से जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ या उससे कम हो, क्या बोले, 10 करोड़ या उससे कम हो, तो उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये कब देखना है? जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपन एप्लीकेबिलिटी निकाल रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का देखना है। उसके साथ सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अच्छी बात है। उसके साथ और एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड बोला है क्या सर कंडीशन? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पूरा नेटवर्थ लेना है। नेटवर्थ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अगर इनका 1 करोड़ या उससे कम हो तो सर अगेन इनको कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब देखना है? जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हैं उसके बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च पे। एज वेल एज सर ये दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अच्छी बात है। फिर तीसरा कंडीशन देखो, जो टोटल बोरोविंग्स है कंपनी का, वो बोरोविंग्स कंपनी का 1 करोड़ या उससे कम है क्या? कब सर? जो फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के केस में, उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी दिन पे एट एनी डेट
ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर अगर 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो सर एप्लीकेबल हो जाएगा कारो, बट 1 करोड़ या उससे कम रहेगा तो नॉट एप्लीकेबल। सर ये सभी चीजों में इक्वल टू भी दिया है, मतलब इक्वल टू रहेगा तो नॉट एप्लीकेबल, इक्वल टू के एक्सीडिंग रहेगा तीनों चीजों में तो ही एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो कारो एप्लीकेबल इस प्राइवेट कंपनी को। आर यू गाइस गेटिंग? उसके बाद में सर सेक्शन 8 कंपनी आपको पता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब कंपनीज को एप्लीकेबल होने वाला है कारो 2016। इसके बाद में इसके लिए कुछ कुछ एडिशनल चीजें मैंने ली थी कि ये रेवेन्यू बोलते हैं तो रेवेन्यू में क्या कंसीडर किया जाता है, जो अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका रेवेन्यू जो आता है वो भी रेवेन्यू लिया जाता है। इसे काफी सारे क्लैरिफिकेशंस थे जो मैं रेगुलर क्लासेस में लेता हूं। आई डोंट थिंक उतना ज्यादा यहाँ पे उतना 100% जरूरी नहीं है। उसके ऊपर आपके आरटीपी मई 2018 या मई 2020 में कोई एक एमसीक्यू दिया हुआ है, यू कैन रेफर दैट वन। सही है, क्लियर विद दिस? तो उस एमसीक्यू का चाहे तो मैं ना आपको रेफरेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको वो एक एमसीक्यू किया तो इसका जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर विद दिस? चलो गाइज आगे बढ़ते हैं कारो 2016 के जो 16 रिपोर्टिंग क्लॉजेस है उसके बारे में। चलो ये 16 रिपोर्टिंग क्लॉजेस में से सबसे पहला क्लॉज आता है क्लॉज 1। अभी ये जो भी सभी क्लॉजेस दिए हुए ये दिए हुए पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2016। सो जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो यू हैव टू राइट बाय गिविंग दिस रेफरेंस कि क्लॉज 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2016 और पूरा लिखोगे क्लॉज 1 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2016, क्लॉज 2 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2016। सभी के सभी 16 क्लॉजेस पैराग्राफ 3 में दिए हुए हैं। तो पैराग्राफ 3 प्लीज आंसर में लिखने का याद रखना ताकि बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा आपके आंसर को। चलो सबसे पहला क्लॉज बात करता है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया है भैया? बोला है कि कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं क्या नहीं वो देखना जरूरी है। अभी ये रिकॉर्ड्स में सभी फिक्स्ड एसेट्स के डिटेल्स होने चाहिए, जैसे कि उसका फिक्स्ड एसेट्स का कोड क्या है, वो सिचुएशन कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे, उसके क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी होने जरूरी है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं कंपनी ने वो ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है, सबसे पहली चीज फिक्स्ड एसेट में। दूसरी चीज रिपोर्ट करनी है ऑडिटर ने कि इस फिजिकल वेरिफिकेशन इसका हुआ है क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे। कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स्ड एसेट्स का किया है क्या कुछ रीजनेबल इंटरवल्स पे, एंड जब भी किया हो तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिला है क्या, एंड अगर डिस्क्रिपेंसी मिला है तो सर उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ है वो अपने रिपोर्टिंग करना है। तो फिक्स्ड एसेट्स में 3 रिपोर्टिंग है, उससे सबसे पहला प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है क्या इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड सिचुएशन के डिटेल्स। सेकंड चीज सर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे, अगर किया है तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है क्या, एंड जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली है उस डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट दिया है या नहीं दिया है वो अपने देखना जरूरी है एंड रिपोर्टिंग करना है। एंड थर्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है कि जो भी कंपनीज के इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के सभी टाइटल डीड्स ऑडिटर को चेक करने हैं एंड वो टाइटल डीड्स चेक करके देखना है वो क्या कंपनी के नाम पे है क्या। एंड अगर सर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम पे ना हो तो इन दैट केस उसके डिटेल्स भी आपने इस पर्टिकुलर क्लॉज में कारो रिपोर्टिंग में देने हैं। सर ये कारो का रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही एक एनेक्चर में कारो का रिपोर्टिंग होता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो पहले क्लॉज में 3 चीजें आपने रिपोर्ट करनी, काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इसको स्टार मार्क कर दो। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। पहले फिक्स्ड एसेट क्लॉज 1, क्लॉज 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का सिर्फ एक ही चीज लेना है, ये जो फिक्स्ड एसेट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पार्ट था ये पूरा की पूरा एप्लीकेबल कर देना इन्वेंट्री में, कि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे वो देखना है। एंड उसके बाद में सर अगर उसमें कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली हो तो उसका प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट हुआ या नहीं ये आपने रिपोर्टिंग करना जरूरी है, बाकी इन्वेंट्री में कुछ नहीं है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ये अपन बात कर रहे हैं कारो 2016। कारो 2020 में इसके अलावा भी एडिशनल चीजें हैं तो अभी ध्यान रखना है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस एकदम अच्छे से? चलो इसके बाद में सर थर्ड क्लॉज आता है, सेकंड क्लॉज भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। तीसरा क्लॉज बात करके सर आपके कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन 189 के पार्टीज हैं उन पार्टीज को अगर कंपनी ने कोई सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स दिया हो तो इन दैट केस 3 चीजें रिपोर्टिंग करनी है। पहला चीज देखना है कि उस लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कंपनी के हित में नहीं है क्या, अगर नहीं है तो बताना पड़ेगा। सेकंड चीज अगर है तो आपको ने बस बताना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सेकंड चीज आपने चेक करना है कि ये जो लोन दिया है कंपनी ने सेक्शन 189 के पार्टीज को उसका रीपेमेंट टाइमली बेसिस पे हो रहा है क्या, रेगुलर है क्या, द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट चेक करना है लोन एग्रीमेंट से। एंड सर देखना है कि जो रीपेमेंट आ रहा है वो शेड्यूल के हिसाब से प्रॉपरली आ रहा है क्या कि जो लोन एग्रीमेंट था
मतलब रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है क्या, रिकवरी हो रहा है क्या लोन का, नहीं तो वो फ्रॉड के केस होता है ना, इसलिए क्लॉज डाला हुआ है, समझे। एंड सर जो भी रिकवरी आना है, इसमें कोई ऐसा चीज है क्या कि जो रिपेमेंट आना बाकी है वो ओवरड्यू हो गया है 90 डेज के ऊपर, सही है। एंड ऐसे जो 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हुआ उसके रिगार्डिंग कोई रिकवरी के स्टेप्स कंपनी ने लिए या नहीं, वो ऑडिटर ने चेक करना है एंड रिपोर्टिंग करना है। तो तीन चीजें रिपोर्टिंग करनी है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन दोनों आएंगे टू सेक्शन 189 के पार्टीज, सही है। उसमें तीन चीजें, पहली टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रोड्यूशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सेकंड थिंग सर, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट्स के हिसाब से रेगुलर रीपेमेंट्स हो रहे हैं क्या, कंपनी को रिकवरी हो रहा है क्या। एंड सर अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज के ऊपर जो सर ड्यू होके चले गए हैं, रीपेमेंट नहीं हुआ अभी तक, तो उसके लिए कंपनी क्या स्टेप्स ले रहा है रिकवरी करने के लिए, वो भी आपने चेक करके रिपोर्टिंग करना है। ये हो गया क्लॉज नंबर 3। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 4। सर जो सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 बात करता है, 185 लोन टू डायरेक्टर, 186 स्पेसिफिकली बात करता है इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज एंड उसके बाद लोन्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में आपने बस ये चेक करना है कि सेक्शन 185 एंड 186 को कंप्लायंस किया है क्या कंपनी ने, एंड अगर कंप्लाई नहीं किया है तो क्या नॉन कंप्लायंस किया, उसके डिटेल्स आपने आपके कारों के रिपोर्टिंग में देने हैं। उसके बाद में क्लॉज 5 बात करता है जो भी कंपनी कोई भी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता हो, क्या सर पब्लिक डिपॉजिट्स माने बैंक आएगा, नो, बैंक को तो कारो ही एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर ही एक्सेप्शन में देखा था। बैंक के अलावा जो कॉर्पोरेट्स, जो कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जिनको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से लेके 76 एप्लीकेबल होता है, वैसे कंपनीज के लिए तीन चीजें चेक करनी है। पहला, इन्होंने आरबीआई का कंपनीज एक्ट का अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस किया है क्या, अगर कंप्लायंस नहीं किया तो सेकंड चीज क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन है, एंड इसके साथ उनके उनके लिए कोई सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड का, आरबीआई का, कोर्ट का या एनसीएलटी का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का सर कोई ऑर्डर्स आए हैं क्या, एंड अगर आए हैं तो उन ऑर्डर्स को कंप्लायंस किया है क्या कंपनी ने, ये तीन चीजें आपने चेक करके रिपोर्टिंग करनी है क्लॉज 5 में। आई होप यू गाइस आर क्लियर अभी तक एकदम अच्छे से। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है अगेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, एकदम सिंपल सा बात करता है ये क्लॉज, ये बोलता है कि कंपनी को सेक्शन 148 एप्लीकेबल हो तो इन दैट केस कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, वो बस आपको बताना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद क्लॉज नंबर 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, इसको 3 स्टार लगा देना आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्या सर, स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में बात करता है, वो बोलता है कि सर कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है माने टीडीएस, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज, जीएसटी वगैरह, ये जो भी होता है सर स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्या कंपनी उसको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करता है क्या, तो मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूज जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसके बारे में कोर्ट में कोई या कोई कंपनी जो बेसिकली कंपनी का कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, वैसे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज सर रेगुलरली बेसिस पे पे हो रहा है क्या कंपनी से, अगर सर नहीं हो रहा है तो इन दैट केस जो भी बैलेंस शीट डेट पे मोर देन 6 मंथ्स के आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसका सर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। तो मुझे बताओ जो आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन 6 मंथ्स रहेगा क्या उसका रिपोर्टिंग आएगा, नॉट एट ऑल। कारों में बस उसी स्टैट ड्यूज का रिपोर्टिंग आएगा जो बैलेंस शीट डेट पे मोर देन 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। मतलब पूरे साल में सर 31 मार्च पे देखा कि जो मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्टूबर के पहले ड्यू हुआ था बट अभी तक पे नहीं किया 31 मार्च तक, तो वही आएगा। सर अगर जनवरी में ड्यू हुआ और 31 मार्च तक पे नहीं किया तो 90 डेज का आउटस्टैंडिंग हो गया, नहीं चलेगा, वो उसका कोई रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं है कारों में, सिर्फ रिपोर्टिंग का जरूरत है जो मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है उन्हीं स्टैट्यूटरी ड्यूज का जो अनडिस्प्यूटेड है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए, इसके ऊपर केस सिनारियो बनेगा। बट सर अगर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हो तो क्या, तो उसका सिर्फ आपने रिपोर्टिंग करना है कि कौन से फोरम में वो डिस्प्यूट चल रहा है एंड कितने अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है, उतना ही सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज नंबर 7। उसके बाद आता है अगर कंपनी ने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन्स में सर डिफॉल्ट किया है क्या, ये क्लॉज पे सर सीए फाइनल में भी क्वेश्चन बनता है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है क्या, किस बात का लोन सर, ये टर्म लोन हो सकता है, अगर सर ऐसा कोई लोन जो बैंक से लिया हुआ है, उसके बाद में गवर्नमेंट से लिया हुआ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, या डिबेंचर होल्डर्स के केस में भी, क्या बोले, डिबेंचर होल्डर्स के केस में भी, तो अगर कंपनी ने कोई रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है क्या, ये लोन कंपनी ने लिया है, इसके पहले वाला जो 189 पार्टीज का लोन था वो कंपनी ने पार्टीज को दिया हुआ था, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे कंपनी ने लोन लिया बैंक, एफआई या गवर्नमेंट से, या डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू किए, इन दैट केस उनको जो रीपेमेंट होना चाहिए उसमें कुछ डिफॉल्ट हुआ है क्या, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो उसका अमाउंट क्या है डिफॉल्ट का एंड ड्यूरेशन कितना है डिफॉल्ट का, वो भी आपने रिपोर्टिंग करना है। एंड सर डिबेंचर होल्डर्स को छोड़ के जो बैंक, एफआई एंड गवर्नमेंट है, इन सबके केस में आपने लेंडर वाइज डिटेल्स भी देने हैं जो डिफॉल्ट हुआ है उनके सबके।
क्लियर विद दिस। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज कर लो, क्लॉज नंबर 8। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है नेक्स्ट वाला, और एक इंपॉर्टेंट क्लॉज जो है एंड यूज ऑफ मनी बट ओनली फॉर द आईपीओ एंड एफपीओ। प्लीज अंडरस्टैंड इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब डिबेंचर्स का भी आईपीओ एफपीओ तो मैं बोल रहा हूँ, बट इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं आएगा, उसके लिए अलग से क्लॉज दिया हुआ है, क्लॉज नंबर 14। सही है। तो एंड यूज ऑफ मनी क्या बोलता है कि आईपीओ एफपीओ जो भी कंपनी ने किया रहेगा, जो भी पैसे लिए मार्केट से, वो पैसों का किस पर्पज के लिए लिए थे ये अपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया रहेगा। अभी जो पर्पज के लिए आपने आईपीओ एफपीओ किया था या डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इशू किया था, वो पर्पज के लिए उसका यूज किया या नहीं किया, मतलब जो एंड यूज किया, जो एक्चुअल में पैसा यूज किया, वो उसी पर्पज के लिए किया या नहीं किया, वो अपने चेक करना है। एंड वो चेक करने आपने देखना है कि एंड यूज उन्होंने कंप्लाई किया या नहीं किया, जो प्रोविजन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसी पर्पज के लिए यूज करना। अगर सर नहीं किया है तो क्या डिले हुआ सर यूज करने के लिए, क्या डिफॉल्ट्स हुए, एंड उसमें कोई सब्सिक्वेंटली रेटिफिकेशन किया क्या, इन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा या नहीं, यह आपने पूरा रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्लॉज नंबर 9 में। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस। क्लॉज नंबर 9 तक काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्लॉज नंबर 1 2 उसके बाद में 6 7 काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट 2 एंड 7, ये 3 अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट, एंड 9 के ऊपर भी आरटीपी में क्वेश्चन है, तो 9 भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बाकी 16 की 16 आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में क्लॉज नंबर 10 अगेन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 स्टार जितने लगाने लगा लो फ्रॉड के केस में। इसका तो रिलेशन काफी सारी जगह पे आता है, इसे 240 में वगैरह भी आता है, 143-12 में भी आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से समझ लो, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस है। क्या बोलता है फ्रॉड के केस में रिपोर्टिंग क्या है, क्लॉज नंबर 10 बोलता है कि ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है क्या जो नोटिस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ नोटिस्ड फ्रॉड, सिर्फ नोटिस्ड फ्रॉड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड, ऐसा कोई जो ऑडिटर को लगा है भाई, जो नोटिस्ड फ्रॉड है, जो ड्यूरिंग द ईयर पता चला और रिपोर्ट हुआ, नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड, जो ड्यूरिंग द ईयर किसी को पता चला और रिपोर्ट किया कंपनी को, या ऐसा सर कोई ऑन द कंपनी फ्रॉड हुआ या बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने किसी के ऊपर फ्रॉड किया, किसी के साथ किया, तो किसी ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया, दोनों चीजें हो जाएगी, जो नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड फ्रॉड है। तो ड्यूरिंग द ईयर ऐसा कोई नोटिस किया है किसी ने फ्रॉड एंड रिपोर्ट किया है क्या कंपनी को, ऑडिट कमेटी को वगैरह, तो अगर सर ऐसा हुआ है तो उसका नेचर क्या था, अमाउंट क्या था, वो अपने बताना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और फ्रॉड रहेगा तो पता लगेगा कि बताना जरूरी है क्या, नहीं सर, रिपोर्टिंग उसका नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, बाकी रिलेवेंट आपके रिक्वायरमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट सर आता है क्लॉज नंबर 11 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कि सर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंपनी को अगर 197 एप्लीकेबल होता है तो इन दैट केस उन्होंने 197 के हिसाब से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे किया है क्या, प्रोवाइड किया है क्या। पे माने कैश में पे कर देना, प्रोवाइड करना मतलब सिर्फ प्रोविजन किया है क्या, तो वो दोनों चीजें अपने देखने पड़ेगी। उसके बाद में अगर सर नहीं किया है 197 के हिसाब से तो कितना अमाउंट ऐसा है एंड उसके लिए उन्होंने रिफंड के लिए कितना स्टेप्स किया है, मतलब अगर ज्यादा पे किया 197 मैक्सिमम लिमिट देता है, उसके ऊपर अगर पे किया तो वो रिफंड करना पड़ेगा, तो उन्होंने रिफंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, सॉरी उनको रिफंड लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए, रिफंड करना पड़ेगा नहीं, रिफंड लेना पड़ेगा उनसे जो ज्यादा पे कर चुके हैं, तो वो सर या ज्यादा प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग सर क्या क्या स्टेप्स लिए वो आपने बताना, रिपोर्टिंग करना जरूरी है। उसके बाद में क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 12 निधि कंपनीज के बारे में क्लॉज है, वो बोलता है कि निधि कंपनीज की दो चीजें चेक करनी है, कि निधि कंपनी ने नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स का जो रेशियो है वो 1:20 मेंटेन किया है क्या, एंड सेकंड थिंग वो 10% एटलीस्ट अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं क्या टू मीट आउट द लायबिलिटी। अनइनकम्बर्ड माने सर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा टर्म डिपॉजिट्स एटलीस्ट 10% होना चाहिए आउट ऑफ द टोटल, मतलब टोटल टर्म डिपॉजिट्स में से 10% तो भी ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ताकि उनका लायबिलिटी मेंटेन हो, सो उसके लिए वो रिजर्व रखे। ये दो चीजें चेक करनी है निधि कंपनीज का केस में। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 13 जो बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। इसमें दो सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 177 को कंपनी कंप्लाई करता है क्या, 188 को कंप्लाई करता है क्या। 188 तो समझ जाता है सर आरपीटी के बारे में ही बात करता है, 177 का क्या संबंध इधर, तो 177 के केस में आपको रिक्वायरमेंट बोल दो, ऑडिट कमेटी का सेक्शन है, वो बोलता है कि ऑडिट कमेटी ने सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना चाहिए। अगर सर अप्रूवल नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट कमेटी से तो 177 का कंप्लायंस नहीं होगा, तो वो भी चीज यहाँ पे अपना चेक करना पड़ेगा क्लॉज नंबर 13 में। एंड उसके बाद में उसके डिटेल्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंडेटरी नोट होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्होंने डिस्क्लोज किया या नहीं किया, ये आपने चेक करना जरूरी है।
उसके बाद में सर आता है क्लॉज नंबर 14। अगेन सर वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, इसको मार्क कर दो 2 स्टार या 1 स्टार या 3 स्टार। उसके बाद में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट का ये क्लॉज रहता है क्लॉज नंबर 14। जैसा अपन ने एंड यूज ऑफ ये देखा था, आईपीओ एफपीओ देखा था क्लॉज नंबर 9 में, वैसे ही 14 में आता है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की रिगार्डिंग। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन मुझे काफी बार बच्चे पूछते हैं सर। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सर एक स्पेसिफिकली अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होता है तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पीपल के लिए, जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पीपल है। प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ मेथोडोलॉजी बेसिकली, जो सेक्शन में दिया हुआ है कि किस मेथड से, किस प्रोसेस को फॉलो करके सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज द प्रोसेस गिवन बाय द लॉ रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो वो अपने देखना जरूरी है। क्लॉज 14 के हिसाब से सर अगर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट होता है शेयर्स और डिबेंचर्स का, तो इन दैट केस 3 चीजें चेक करनी है कि कंपनी ने सेक्शन 42 से कंप्लाई किया है क्या, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसेस बात करता है फॉर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एंड उसका एंड यूज ऑफ मनी, जैसा आईपीओ एफपीओ में देखा वैसे ही इसका पैसा जिस काम के लिए उठाया गया था वो काम के लिए यूज किया या नहीं किया वो देखना जरूरी है। एंड अगर नहीं यूज किया उस काम के लिए तो कितना अमाउंट है, एंड उसका नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है वो सब बताना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लॉज 14 में। उसके बाद में क्लॉज 15 में देखना पड़ेगा कंपनी ने कोई डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए हैं क्या। नॉन कैश माने सर कोई काइंड में ट्रांजैक्शन किया है क्या, गाड़ी को गिफ्ट किया ऐसा वगैरह कुछ हुआ है क्या। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो भी डायरेक्टर्स के साथ हुए होंगे उसका कंप्लायंस 192 के साथ कंपनी का किया है या नहीं वो चेक करना जरूरी है, बस वही बताना है क्लॉज 15 में। एंड द लास्ट क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू द एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कि ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जहां पे उनका रिक्वायरमेंट रहता है सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, यहाँ पे 1934 रहेगा। तो ये सर उन्होंने 45 IA में अगर रजिस्ट्रेशन का जरूरत है तो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है वो आपने चेक करना है क्लॉज नंबर 16 में। ऐसे कारों के 16 क्लॉजेस खत्म हो जाता है पैराग्राफ 3 के। पैराग्राफ 3 के काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सर ये पैराग्राफ 3 के सभी क्लॉजेस होने के बाद पैराग्राफ 4 एक चीज बात करता है कि जहां पर भी पैराग्राफ 3 में आपके 16 क्लॉजेस जहां पर भी एप्लीकेबल होता है कंपनी के लिए जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी में 16 क्लॉजेस में अगर कोई पे अपने अनफेवरेबल ओपिनियन दिया या रिस्पॉन्स दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन या रिस्पॉन्स दिया, तो उसके रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे। पैराग्राफ 4 का रिक्वायरमेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। पैराग्राफ 4 होता है कि उसके रीजंस आपने बताने पड़ेंगे। एंड अगर सर आप ऐसे किसी क्लॉजेस पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ओपिनियन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, कुछ रीजन की वजह से, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं हुआ तो अपन क्या ओपिनियन देंगे, कैसे चेक करेंगे। तो अगर सर ऐसा कोई चीज हो जहां पर आप you are not able to, auditor is not able to express an opinion on any of the matter which is required in all 16 clauses wherever applicable, तो सर ऑडिटर ने फैक्ट बताना है कि मैं इस पर्टिकुलर क्लॉज पे ओपिनियन नहीं दे पाया, क्यों, उसका रीजंस भी बताना जरूरी है। तो फैक्ट तो बताना है कि मैं ओपिनियन नहीं दे पाया, बट क्यों नहीं दे पाया सर, क्यों ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाया, उसका रीजन भी आपने बताना जरूरी है। जैसे कि सर मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही मिला नहीं फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग वगैरह, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। इसी हिसाब से आपका पूरा कारो 2016 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एकदम बढ़िया से इसका रिवीजन आपने किया होगा मेरे साथ। आई होप गाइज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई सब चीजें, एकदम बढ़िया से रिवाइज हो गया। अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये कारो का मैं पूरा इसके लिए मैं 1.5-2 लेक्चर लगाता हूँ पूरा समझाने के लिए एकदम डिटेल में। 1.5 घंटा का एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली, तो भैया तो अराउंड 2-2.5 घंटा कारों के डिस्कशन में चला जाता है, 2 घंटा तो भी लगता ही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो भी मैराथन रिवीजन हुआ ये सिर्फ एक फ्रेश माइंड फ्रेश करने के लिए था, सब चीजें फटाफट से रिवाइज करने के लिए था। सो प्लीज डोंट जज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। आपको चैप्टर वाइज छोटे छोटे कोर्सेज चाहिए, जैसे कारों का होने दो, कंपनी ऑडिट का है, ऐसे चैप्टर वाइज कोर्सेज भी अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यू कैन एनीवेज रीच आउट टू मी, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड मिलते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ। प्लीज सभी वीडियो शेयर करना, बाकी भी वीडियो शेयर करना। कंपनी ऑडिट 14-15 घंटे का रेगुलर क्लास मैंने 1 घंटे में मैराथन रिवीजन करवाया है विद क्वालिटी, विद कंप्लीट चार्ट। तो अच्छे से ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।